हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में बात करेंगे जेईई के पेपर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल सी की इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसमें चैप्टर 26 है इंश्योरेंस कंपनीज। तो इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो है व्हाट इज इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस क्या होता है। देन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस की हिस्ट्री कैसे रही है। देन प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन इंश्योरेंस, कि भारत के अंदर अब इंश्योरेंस सेक्टर में कितना प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और हम इंडिया के अंदर एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से पैसा जो आ रहा है वो इंश्योरेंस सेक्टर में कितना अलाउ करते हैं। देन इंश्योरेंस बिजनेस ग्लोबली एंड इंडिया, हम ग्लोबली और इंडिया के बिजनेस को कंपेयर करेंगे। देन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन किसे कहते हैं और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है। देन नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, कि भारत के अंदर कितनी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो काम कर रही हैं इन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। देन लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑपरेशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कि भारत के अंदर अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी को काम करना है तो कौन कौन से लेजिस्लेशन या कौन कौन से एक्ट जो है उनको गवर्न करते हैं। देन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज किसे कहते हैं, री इंश्योरेंस क्या होता है, और इंश्योरेंस रिपोजिटरी इंश्योरेंस अकाउंट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है। देखो, इंश्योरेंस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है किन के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और जो इंश्योरेंस ले रहा है इंश्योर्ड पर्सन के बीच में। इंश्योरेंस जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में। वो ये है कि इंश्योर्ड पर्सन जो है वो कुछ प्रीमियम जो है, कुछ पैसा जो है वो पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, और इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको एक प्रोटेक्शन दे देगी। प्रोटेक्शन दे देगी किस चीज से, अगर उसको कोई फ्यूचर में लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई के लिए उस इंश्योर्ड पर्सन को एक प्रोटेक्शन दे देगी कि वो उसको फाइनेंशियल लॉस ना हो, और अगर उसको फाइनेंशियल लॉस होता है तो उस फाइनेंशियल लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। तो इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन इंश्योरेंस द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को बोला जाएगा इंश्योरर, और जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस किया जा रहा है पर्सन और एंटिटी बाइंग द इंश्योरेंस, जो व्यक्ति और वो एंटिटी या कोई कंपनी या कोई फर्म कोई भी जो इंश्योरेंस खरीद रही है तो उसको बोलेंगे द इंश्योर्ड। ये याद रखना आपको, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे इंश्योरर और जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसको बोलेंगे इंश्योर्ड। द इंश्योरेंस प्रोमिस टू कंपनसेट indemnify the insured for any specific financial loss। तो कोई भी फाइनेंशियल लॉस अगर उसको फ्यूचर में होता है तो उसको कंपनसेट करने का काम कौन करेगा, इंश्योरर। इन रिटर्न द इंश्योर्ड पे ए रेगुलर फी कॉल्ड ए प्रीमियम, और इसी के बदले जो इंश्योर्ड पर्सन होगा या इंश्योर्ड एंटिटी होगी वो एक रेगुलर फीस पे करेगी, उसको बोला जाएगा प्रीमियम। द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज नोन एज द इंश्योरेंस पॉलिसी, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इंश्योरेंस इज ए वे टू मैनेज रिस्क। You pay a small certain amount to avoid large and uncertain loss। तो इंश्योरेंस एक तरह से अपनी रिस्क को मैनेज करने के लिए एक टूल है जिसमें आपको एक स्मॉल अमाउंट पे करते रहना प्रीमियम के रूप में, और फिर फ्यूचर में आपको अगर कोई अनसर्टेन लॉस होने वाला है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी आपको कर देगी। द इंडियन इंश्योरेंस इन्वायरमेंट हैज थ्री मेन प्लेयर्स। भारत के अंदर इंश्योरेंस के सेक्टर में तीन मेन मेजर प्लेयर होते हैं। एक तो होता है इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब है कि इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर जो इंश्योरेंस को कस्टमर तक लेके जाते हैं। एंड थर्ड होता है द मेन रेगुलेटर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर सभी प्रकार के इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में तीन मेजर प्लेयर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस रेगुलेटर। ठीक है, कंपनीज बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका नाम पढ़ेंगे और जिनके बारे में देखेंगे। इंटरमीडिएट मतलब एजेंट्स और ब्रोकर, और रेगुलेटर मतलब इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं इरडई। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोला जाता है, इंश्योरेंस इंश्योरर, और जो इंश्योरेंस लेता है उसको बोला जाता है इंश्योर। ठीक है, और इंश्योरेंस लेने के लिए जो बदले में इंश्योर्ड पर्सन या एंटिटी जो पैसा पे करती है उसको बोला जाता है प्रीमियम, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, कि भारत के अंदर इंश्योरेंस की
हिस्ट्री क्या रही है और उसकी डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई है। द अर्ली हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट न्यू टू इंडिया, क्योंकि जो इंश्योरेंस का आइडिया वो भारत के लिए नया नहीं है। एंशियंट टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र मेंशन द concept of pooling resources to help people during calamities like floods and fire. This was the early form of insurance. तो जब जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है लाइक मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी अ, एक तरह से बता कंसेप्ट है पूलिंग रिसोर्स का। पूलिंग रिसोर्स का मतलब यह है कि एक पूल बनाया जाता है, उसके अंदर पैसा रखा जाता है, और जब किसी व्यक्ति को कोई क्लाइमेटी के समय, फ्लड या कोई फायर लगी या कुछ और नेचुरल आपदा के समय ऐसी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इस पूल रिसोर्सेज से उसको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का इंश्योरेंस ही हमारे अर्थशास्त्र में लिखा गया है। ठीक है, एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज, और अब उसके बाद मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी भारत के अंदर आई जब ब्रिटिश राज के समय, तब 1818 के अंदर द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो भारत के अंदर लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत जो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ही 1818 के अंदर कलकत्ता के अंदर ये कंपनी बनाई गई थी। देन 1850 में द ट्रेटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड was set up in Calcutta, starting from the जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और भारत के अंदर पहली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी वो थी ट्रिटोन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी शुरुआत भी कलकत्ता से ही हुई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि 1818 के अंदर ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस के लिए ट्रिटोन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आई कलकत्ता के अंदर। देन लेट 1800 और अर्ली 1900 के अंदर सेवरल इंडियन कंपनीज लाइक बॉम्बे म्यूचुअल, ओरिएंटल, एम्पायर ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड, बट द मार्केट वाज डोमिनेटेड बाय फॉरेन इंश्योरेंस। अब 18 लेट 1800 और 1900 के बीच में भारत के अंदर बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी आई, लेकिन मार्केट जो था वो डोमिनेट किया जा रहा था इंश्योरेंस, फॉरेन इंश्योरेंस के द्वारा ही। देन 1912 के अंदर द फर्स्ट लॉ टू रेगुलेट द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज पास्ड। तो 1912 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ पास किया गया, क्योंकि अब उस समय क्या बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भारत में हो गई थी। देन 1938 के अंदर द इंश्योरेंस एक्ट 1938 लाया गया। दिस वाज द लैंडमार्क लॉ दैट गिव द गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल ओवर इंश्योरर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। और ये 1938 के अंदर जो द इंश्योरेंस एक्ट 1938 लाया गया, ये गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल देता था इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, जिससे क्या है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पा रही थी। देन द नेशनलाइज इरा शुरू हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट फाउंड दैट मेनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वर इन्वॉल्व इन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ, सरकार को ये दिखा कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो कर रही हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बहुत कस्टमर को अपने इंश्योरेंस बेचने के लिए वो बहुत हैवी डिस्काउंट देने लग गए हैं। ठीक है, या फिर वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर प्रीमियम उससे भरवा रहे हैं, या इस वजह से उनका मतलब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कस्टमर का। तो ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को देखते हुए और गवर्नमेंट इसको फिक्स करना सोचा। तो फिक्स दिस द चैनल फंड्स ऑफ नेशनलाइज डेवलपमेंट, इट डिसाइडेड टू नेशनलाइज द इंडस्ट्री। तो वहां पर गवर्नमेंट डिसाइड किया कि इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देते हैं। देन 1956 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस लाया गया। जो हमने LIC की बात करते हैं वो 1956 में बनाई गई। द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वाज नेशनलाइज। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया। द 245 प्राइवेट कंपनीज वर मर्ज टू क्रिएट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आज के दिन जो हम LIC देखते हैं, तो LIC को जो बनाया गया 1956 में, तो उसमें 245 प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज किया गया। एक ही दिन में 245 कंपनी को मिलाकर एक LIC का निर्माण किया गया। ठीक है, LIC इज मोनोपोली ऑन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस फॉर डिकेड्स। और फिर LIC के पास मोनोपोली होगी लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। देन 1972 के अंदर जनरल इंश्योरेंस को भी नेशनलाइज किया गया। द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड। 107 प्राइवेट कंपनीज वर मर्ज्ड एंड ग्रुप्ड इनटू 4 सब्सिडियरीज अंडर द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फिर जनरल इंश्योरेंस को 1972 के अंदर जो नेशनलाइज किया गया, तो उसमें 107 प्राइवेट कंपनीज को मर्ज कर एक कंपनी बनाया गया,
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी सब्सिडरीज थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये ही भारत के अंदर आज के दिन 4 ऐसी सरकारी कंपनी हैं जो कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर काम करती है। और एक ही लौती ऐसी सरकारी कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस की काम करती है, वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लाइफ इंश्योरेंस तो ये होता है कि आपकी लाइफ का कवर, कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली मेंबर को उस लाइफ इंश्योरेंस के बदले पैसा दिया जाएगा। ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस का मतलब ये है जो जो जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता, बाकी जितने भी इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस है। जैसे व्हीकल व्हीकल इंश्योरेंस हम करवाते हैं। ठीक है। ये अपने घर का इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के किसी भी समय का, किसी भी चीज का आप जो इंश्योरेंस कराते हैं वो है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। देन आया था मॉडर्न डेवलपमेंट लिबराइजेशन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। इन द अर्ली 1990s, एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिफॉर्म द इंश्योरेंस सेक्टर। जब 1990 के समय जब मनमोहन सिंह जी ने इंडिया के अंदर LPG लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, तब इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। 1993 के अंदर द मल्होत्रा कमेटी वाज सेट अप रेकमेंडेड रिफॉर्म्स। तो 1993 के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में मल्होत्रा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी। देन 1994 के अंदर द कमिटी रिकमेंडेड अलाउइंग प्राइवेट कंपनीज टू एंटर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज थ्रू आउट जॉइंट वेंचर। तो 1994 के अंदर, क्योंकि पहले तो हमने नेशनलाइज कर दिया 1956 के अंदर LIC को। ठीक है। अब नेशनलाइज करने के बाद 1994 में जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी वापस लाई गई, तब हमने फिर से प्राइवेट कंपनीज को इंश्योरेंस सेक्टर में आने की अनुमति दी। ठीक है। और अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत में अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहती है तो वो जॉइंट वेंचर के रूप में आ सकती है। जॉइंट वेंचर का मतलब ये है कि वो कोई इंडियन कंपनी के साथ मिलकर अपनी एक नई कंपनी फॉर्म कर सकती है। ठीक है। देन 1999 के अंदर, बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन, द इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द मेन रेगुलेटर। और यही कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जो कि मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन पर 1999 के अंदर इरिडा का निर्माण किया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और इट बिकम स्टैच्यूटरी बॉडी इन अप्रैल 2000 एंड नोन एज इरिडाई। तो इसको 2000 अप्रैल 2000 के अंदर स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब यह है कि इसको हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है। ठीक है। और इसको बाद में 2000 के अंदर इरिडाई नाम दिया गया। सॉरी, स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि इसको हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास करके बनाया गया है। ठीक है। देन 2000 द इंश्योरेंस सेक्टर वाज ऑफिशियली ओपन अप टू प्राइवेट प्लेयर्स। और 2000 के अंदर, साल 2000 के अंदर प्राइवेट प्लेयर को भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आने की अनुमति दी गई। ठीक है। ये जो हमारा हिस्ट्री और रेवोल्यूशन का जो चैप्टर होता है किसी भी टॉपिक के अंदर, जैसे हमने माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था एवोल्यूशन, या हमने NBFC के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, या अभी हम इंश्योरेंस का पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यूजुअली क्या है कि JEE के पेपर में ना, ये ऐसा हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ठीक है, इसको मैं फटाफट इसलिए पढ़ देता हूँ कि आपको आपको बेस पता होना चाहिए भाई कैसे भारत के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर का आया, उसकी हिस्ट्री कैसी ली और डेवलपमेंट क्या रहा। ठीक है। आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए। टुडे द इंश्योरेंस सेक्टर इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडिया GDP, अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ अलोंग विद द बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है। तो आज के दिन जो है इंश्योरेंस सेक्टर जो है भारत की GDP के अंदर 7% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हमने जो शुरू कर दिया है 2000 के अंदर, और FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में आज के दिन कितना अलाउ है। व्हेन द सेक्टर वाज ओपन इन 2000, तो 2000 के अंदर सेक्टर जो ओपन किए गए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज बट द लिमिट ऑन देयर ओनरशिप। पर वहां पर 2000 के अंदर प्राइवेट प्लेयर को अलाउ किया, लेकिन फॉरेन कंपनीज भी भारत के अंदर आ सकती हैं जॉइंट वेंचर लेके। जॉइंट वेंचर का मतलब ये है कि वो किसी इंडियन कंपनी के साथ आकर टाई अप करेंगी और एक नई कंपनी फॉर्म करेगी। लेकिन उसके अंदर क्या है कि उनकी जो ओनरशिप है, उनका जो मालिकाना हक है, वो लिमिटेड होगा। लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी जॉइंट वेंचर बना रही है तो या तो उसका जो हक है वो 50-50% रहेगा। ठीक है। या
मैक्स टू मैक्स 74% रह सकता है आज के दिन, तो लिमिटेड ओनरशिप रहेगी। द लिमिट वॉज इंक्रीज ओवर टाइम। और अब जो है फॉरेन प्लेयर्स कितना लिमिट रख सकता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में कितनी एफडीआई डाल के रख सकता है, कितनी ओनरशिप रख सकता है, वो क्या है। 2000 के अंदर जब एफडीआई शुरुआत की फॉरेन कंपनी ने, तो उसमें सिर्फ 26% ही, मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी के साथ वो इंश्योरेंस कंपनी बनाना चाह रहा है तो 74% जो है वो इंडियन लोगों के हाथ में होगा, और 26% जो है वो फॉरेन कंपनी ओन करेगी। ठीक है। फिर 2015 के अंदर इसको रिवाइज किया गया और एफडीआई की लिमिट को 26 से बढ़ाकर 49 कर दिया गया। मतलब इंडियन कंपनी 51 रखेगी और 49 जो है वो फॉरेन कंपनी रखेगी। और 2021 के अंदर इसको फिर से रिवाइज किया गया और अब इसको 74% कर दिया गया। मतलब अब इंडियन कंपनी 26% रख सकती है और फॉरेन कंपनी चाहे तो अपना स्टेक जो है वो 74% तक इंक्रीज कर सकती है। The FD limit is 74% is a significant change because it means an Indian insurance company can now be foreign owned and controlled। और इसका मतलब यह है कि आज के समय अगर कोई इंश्योरेंस भारत के अंदर फॉरेन कंपनी लेके आ रहा है तो फॉरेन कंपनी उसमें मेजर मेजर अपना ओनरशिप रख सकती है और उस कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। दिस अलाउ इंडियन कंपनी टू एक्सेस मोर फॉरेन कैपिटल एंड ग्रोथ। और इससे क्या है कि भारत के अंदर और ज्यादा फॉरेन कैपिटल आएगी और ग्रोथ कर सकते हैं इंडियन कंपनीज के अंदर। और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकर 100% एफडीआई अलाउड। और भारत के अंदर जितने भी इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट्स का मतलब यह है जो इंश्योरेंस बेचते हैं इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये कस्टमर है, तो इन दोनों के बीच में एक पूल का काम करते हैं। इसको इंश्योरेंस चाहिए और इसको इंश्योरेंस बेचना है, तो ये बीच में इनकी दोनों की सहायता करते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएट। और अगर कोई इंश्योरेंस इंटरमीडिएट कंपनी है तो उसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 100% इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस बेचने का ही काम करती है तो उस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है 100% एफडीआई। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके अंदर मैक्सिमम लिमिट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की 74%। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये पूछ सकता है आपसे, आपको याद रखना है ये चीज। 2021 के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में 74% गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउ कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस बिजनेस ग्लोबली एंड इंडिया। ग्लोबली इंश्योरेंस बिजनेस कितना और भारत के अंदर कितना बिजनेस कर रहे हैं। ये 2019 के डेटा के आधार पर है। मार्केट शेयर, इंडिया शेयर इन ग्लोबली इंश्योरेंस मार्केट इज स्मॉल एंड अराउंड 1.69%। तो अगर पूरे ग्लोब के अंदर, मतलब पूरे ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट देखें तो भारत का शेयर जो है सिर्फ 1.69% ही है। फिर ग्रोथ, हाउएवर इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इज ग्रोइंग मच फास्टर 9.21% ग्रोथ देन द वर्ल्ड एवरेज 2.9% ग्रोथ। अब क्या है भारत के अंदर, क्योंकि हमने बहुत ही कम पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, तो भारत के अंदर जो इंश्योरेंस मार्केट है वो 9.21% से ग्रो कर रही है, लेकिन जो वर्ल्ड की मार्केट है वो 2.9% से ग्रो कर रही है। और लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट की बात करें तो ग्लोबली द मार्केट इज बैलेंस्ड विद द लाइफ इंश्योरेंस मेकिंग 46% एंड नॉन लाइफ 54%। तो अगर ग्लोबली बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 46% लोग ओन करते हैं, नॉन लाइफ 54%। और भारत के अंदर द मार्केट इज हेवली डोमिनेटेड बाय लाइफ इंश्योरेंस। भारत के अंदर जो है जो लाइफ इंश्योरेंस लोग ज्यादा ले रहे हैं, विच अकाउंट्स अबाउट 75% ऑफ टोटल प्रीमियम कलेक्टेड। तो मतलब भारत के अंदर जो है लाइफ इंश्योरेंस लोगों ने 75% ले रखा है, और अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो 25% ही है। ठीक है। इसमें क्या देखा हम लोगों ने, हमने ये देखा कि ग्लोबली भारत जो है इंश्योरेंस मार्केट में 49% अपना कंट्रीब्यूशन करता है अंडर लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों में। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ जो है भारत में बहुत तेजी से हो रही है, 9.21% से ग्रो कर रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस जो है ग्लोबली जो है लोग ज्यादा नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस लेते हैं और 46% लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन भारत के अंदर बिल्कुल उल्टा है। भारत के अंदर 75% लोग, जितना भी भारत में इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट होता है तो उसमें 75% लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है और 25% जो है जनरल इंश्योरेंस के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। अब दो टर्म्स है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन किसे कहते हैं और इंश्योरेंस डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है। पेनिट्रेशन का मतलब यह है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब यह है कि अगर भारत के अंदर जितना भी प्रीमियम कलेक्ट होता है, जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट होता है, उस प्रीमियम को भारत की जीडीपी से अगर डिवाइड कर दें तो ये इसका मतलब होगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, कि भारत के अंदर
कितना इंश्योरेंस को पेनिट्रेट किया गया, मतलब कितने लोगों के पास, हमें एक ये बस एक तरह से आंकड़ा है, इससे हम ये बता सकते हैं कि भारत के अंदर टोटल पेनिट्रेशन कितना हो चुका है। ठीक है, द इंश्योरेंस द मेजर ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टेड एज द परसेंटेज ऑफ द कंट्री जीडीपी। अगर हम परसेंटेज के रूप में चाहते हैं कि जीडीपी का कितने परसेंट इंश्योरेंस हमको कलेक्ट हो रहा है, तो उसी को बोल जाते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, इट टेल्स हाउ बिग द इंश्योरेंस सेक्टर इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हमको ये बताता है कि हमारे देश के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर कितना बड़ा है हमारी जीडीपी के आधार पर। ठीक है, तो और 2023-24 में जो हमारा देश का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था वो 4% था। अब मान लो हमारे देश में अगर 1 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, तो 1 लाख करोड़ का 4%, मतलब 4,000 करोड़ हमको जो है प्रीमियम मिल रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे देश के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं सारी इंश्योरेंस कंपनी मिलकर। ठीक है, तो ये है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। और है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब यह है कि हमको कितना इंश्योरेंस प्राप्त हुआ डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि हम कितने अगर लोगों तक हम एवरेजली मतलब जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, हमारे देश के लोग हैं, वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम को भरने के लिए। दिस इज द पर कैपिटा प्रीमियम कैलकुलेटेड एज द टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इट टेल्स द हाउ मच एन एवरेज पर्सन इन द कंट्री स्पेंड्स द इंश्योरेंस इन ए ईयर। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि एक एवरेज आदमी हमारे देश में कितना पैसा खर्च रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, और 2022-23 के आधार पर भारत में इंश्योरेंस डेंसिटी दीजिए वो $91 थी। कहने का मतलब है कि $91 एक इंडियन खर्च रहा है हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम को भरने के लिए। ठीक है, बोथ पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी इन इंडिया हैव बीन ग्रोइंग बट आर स्टिल बिलो द एवरेज ग्लोबल एवरेज। तो क्योंकि भारत के अंदर हमारा इंश्योरेंस सेक्टर जरूर ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी वो ग्लोबल एवरेज से बहुत नीचे अभी भी चल रहे हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के अंदर और इंश्योरेंस डेंसिटी के अंदर, विच मीन्स देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द सेक्टर। तो इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अभी बहुत ग्रोथ होनी बाकी है। ठीक है, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब यह था कि हम हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर जीडीपी से भाग दे देंगे तो ये हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आ जाएगा। और इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब है कि इंश्योरेंस प्रीमियम को पॉपुलेशन से भाग दे देंगे। ठीक है, पेनिट्रेशन के अंदर ये देखते हैं कि जितना भी भारत के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है तो वो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है। और पॉपुलेशन में ये डेंसिटी में ये देखते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितना पैसा हर साल खर्च रही है इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। अब भारत के अंदर कितनी इंश्योरेंस कंपनी जो है और कौन कौन से इंश्योरेंस के रूप में काम कर रही है। As of the latest data available in 2024, here is the breakdown of the number of insurance companies operating in India। तो 2024 के आधार पर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है भारत में काम कर रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस भारत में है 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में काम करती है, जिसमें एक ही पब्लिक कंपनी है LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और बाकी 25 कंपनी है जो प्राइवेट कंपनीज है। पहले LIC जो थी वो गवर्नमेंट ओन्ड थी, लेकिन अब LIC को क्या है, LIC का कुछ हिस्सा जो है पब्लिक में इशू कर दिया गया, तो तब से LIC जो है पब्लिक कंपनी बन गया। ठीक है, तो एक जो है पब्लिक कंपनी है LIC और बाकी 25 कंपनी जो प्राइवेट प्लेयर चला रहे हैं। पब्लिक कंपनी का ये मतलब है कि इसमें मोस्टली जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, फिर जनरल इंश्योरेंस के अंदर 33 कंपनी है भारत के अंदर, जिसमें 4 पब्लिक कंपनी है जो कि हमने ऊपर बात करी थी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस। तो वो ऐसी वो 4 कंपनियां जो है वो पब्लिक कंपनी है, 25 कंपनी प्राइवेट कंपनी है और 4 जो है स्पेशलाइज्ड कंपनी है भारत में जनरल इंश्योरेंस को लेकर। देन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसी कंपनी जो सिर्फ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस का ही काम कर रही है, तो वो 5 है और सभी 5 की 5 है प्राइवेट सेक्टर में ही, मतलब प्राइवेट प्लेयर ही है जो उसको ऑन करते हैं। देन है री इंश्योरेंस कंपनी। री इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है जैसे क्या होता है, कोई भी कंपनी, मानो कि कोई जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, अब उसने बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस दे रखी है, मतलब उस पूरी प्रॉपर्टी को इंश्योर कर रखा है। ठीक है, अब सपोज करो कि उस प्रॉपर्टी में अगर आग लग जाती है या कोई भी डैमेज हो जाता है,
ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी की अगर इंश्योरेंस कंपनी को उसका पैसा देना पड़ गया, मतलब उस प्रॉपर्टी के बदले अगर उस सामने वाले जिस इंश्योर्ड का अगर फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करना पड़ा, तो इस वजह से क्या है कि ये इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और हो सकता है कंपनी ही डूब जाए। तो इसलिए एक री इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाती है। री इंश्योरेंस कंपनी का काम यह है कि जो ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे रही है किसी बड़ी प्रॉपर्टी का, तो वो उस सेम प्रॉपर्टी का री इंश्योरेंस ले रही है किसी दूसरी कंपनी से। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो रिस्क है एक इंश्योरेंस कंपनी पे वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो इंश्योरेंस करना ही री इंश्योरेंस कहलाता है। तो री इंश्योरेंस के अंदर भारत के अंदर 13 कंपनी काम कर रही है, जिसमें एक नेशनल कंपनी है जीआईसी आरई, और बाकी 12 फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस हैं। 12 जो कंपनी है वो फॉरेन ओनरशिप की हैं भारत के अंदर। तो एक ही नेशनलाइज कंपनी है री इंश्योरेंस की, जीआईसी आरई। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस में 26 कंपनी जिसमें एक पब्लिक है, जनरल इंश्योरेंस में 33 कंपनी जिसमें 4 पब्लिक है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में 5 कंपनी जिसमें पांचों की पांचों प्राइवेट सेक्टर में, री इंश्योरेंस के अंदर एक सरकारी कंपनी है, बाकी 12 जो है वो फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस भारत में खुली हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑपरेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। कि इंश्योरेंस कंपनी को भारत के अंदर काम करने के लिए कौन कौन से एक्ट्स को पालना करनी होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी को सेवरल जो लॉज हैं वो गवर्न करते हैं। सबसे पहला है द इंश्योरेंस एक्ट 1938। दिस इज द फाउंडेशनल लॉ ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। इट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड गिव द गवर्नमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इंश्योरर। अब ये जो एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये एक तो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और गवर्नमेंट को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक इफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। इसमें क्या क्या प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर। एक है रजिस्ट्रेशन। एवरी इंश्योरर मस्ट बी गेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनडीआई। तो कहने का मतलब यह है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर भारत में काम करना चाहती है तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा एनडीआई से। ठीक है। जैसे ही हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एनबीएफसी को अगर भारत में काम करना है तो उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा, किससे? आरबीआई से। और इंश्योरेंस कंपनी को लेना होगा अपने रेगुलेटर एनडीआई से। ठीक है। देन इसमें एनडीआई को पावर है अकाउंट्स और ऑडिट करवाने की। इंश्योरर्स मस्ट मेंटेन सेपरेट एंड डिटेल्ड अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ बिजनेस लाइक फायर, मैरीन। ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको हर क्लास ऑफ बिजनेस के, अगर फायर का इंश्योरेंस करें तो उसका, अगर किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस करें तो उसका अलग से अकाउंट्स मेंटेन करके चलना होगा। इन्वेस्टमेंट्स, द एक्ट स्पेसिफाई वेयर इंश्योरेंस कंपनीज कैन एंड कैन नॉट इन्वेस्ट देयर फंड्स। और इस एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का तो खूब सारा पैसा आ रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, ये भी सारा पावर दी गई है इस एक्ट के अंदर, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर। प्रोविजन ऑफ रिबेट्स, और ये सबसे मेन पॉइंट है। इसमें ये लिखा गया है इट इज इलीगल फॉर एन एजेंट और इंश्योरर टू ऑफर ए डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम टू अट्रैक्ट द कस्टमर। मतलब इसमें इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लिखा गया कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या उस कंपनी का एजेंट, कंपनी और उस कंपनी का एजेंट किसी भी कस्टमर को उस प्रीमियम पे डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते उस कस्टमर को लुभाकर इंश्योरेंस बेचने के लिए। ठीक है। क्योंकि मार्केट में इतना सारा कंपटीशन है, तो ये ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी उस कस्टमर को एक बार इंश्योरेंस बेचने के लिए कोई भी डिस्काउंट ऑफर करे। तो ये सब पावर है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर हर कंपनी को सीओआर कलेक्ट करना होगा इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए एलआईसी से। और अकाउंट्स और ऑडिट के लिए हर इंश्योरेंस कंपनी को अलग से सेपरेट डिटेल्ड अकाउंट को मेंटेन करना होगा हर क्लास ऑफ बिजनेस के लिए। देन इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, ये भी एक एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा गया। और लास्ट है प्रोविजन ऑफ रिबेट्स, कि वो किसी भी प्रकार की रिबेट कस्टमर को ऑफर नहीं कर सकते तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको इंश्योरेंस बेचने के लिए। दूसरा जो एक्ट है एलआईसी एक्ट 1956, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को लागू होता है। दिस एक्ट लीड टू नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड द क्रिएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट में लाया गया कि एक तो भारत के अंदर 246 जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उसको नेशनलाइज किया गया और एलआईसी का निर्माण किया गया। इट गेव एलआईसी द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू कंडक्ट द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस व्हिच एंडेड ओनली इन 1990
तो इसमें एलआईसी को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया गया कि भारत के अंदर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस चलाइए, और ये 1999 तक अब इकलौती कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस कर सकती थी भारत में। उसके बाद तो हम आप जानते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को लाइफ इंश्योरेंस में अनुमति दी गई। A key feature that the central government guarantees the sum of insured LIC policies। और एक इसका की फीचर क्या है कि एलआईसी एक सम इंश्योर्ड की गारंटी देती है, मतलब भारत सर अगर एलआईसी किसी व्यक्ति की डेथ पर पैसा नहीं दे सकती तो भारत सरकार की गारंटी है उसको, उसका सम इंश्योर्ड का मतलब यह है कि उसकी या तो उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी में उसको पैसा देना, या उसको जो वादा किया गया है कि आप ये पॉलिसी लीजिए और अगर उस व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको एक लमसम अमाउंट दी जाएगी, तो उस लमसम अमाउंट को बोला जाता है सम इंश्योर्ड। ठीक है, ये इंश्योरेंस की टर्म है। तो कहने का मतलब यह है कि एलआईसी एक्ट के अंदर लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गारंटी लेती है एलआईसी के सम इंश्योर्ड पे करने की। ठीक है, अगर एलआईसी उसको नहीं दे पाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करेगी। देन जो थर्ड एक्ट है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट GIBNA 1972। 1972 के अंदर भारत के अंदर बहुत सारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी उसको नेशनलाइज किया गया था। दिस एक्ट नेशनलाइज्ड द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड द 4 सब्सिडरीज कंपनीज नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया भारत के अंदर, और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया जिसकी 4 सब्सिडरी थी, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, तो ये जो 3 एक्ट है यही फॉलो करने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को भारत के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज और जो कस्टमर है उसके बीच के अंदर एक ब्रिज का काम करना। मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस सेल करना चाहती है और कस्टमर खरीदना चाहती है, तो इसका इंश्योरेंस सेल करवाना और इसको इंश्योरेंस दिलाना। ठीक है, अब इंटरमीडियरीज में 2 तरह के इंटरमीडियरीज हैं, एक होता है इंश्योरेंस एजेंट और एक होता है इंश्योरेंस ब्रोकर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो ये आप हम पढ़ना है। व्यक्ति मतलब क्या है, एक तरह से एजेंसी होती है या कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, एजेंट तो क्या है उसी कंपनी का ही होता है, तो ये तो एक व्यक्ति। और लेकिन इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए आजकल कंपनी भी बनने लग गई है। जैसे आपने नाम सुना होगा पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार क्या है, एक इंश्योरेंस ब्रोकर है। ठीक है, वो इंश्योरेंस बेचने पे उसको उस कंपनी से ब्रोकरेज मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं इंश्योरेंस एजेंट। एन एजेंट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट रिप्रेजेंट वन और लिमिटेड नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब एजेंट जो है वो किसी एक कंपनी का हो सकता है या लिमिटेड नंबर का एजेंट हो सकता है। लिमिट ये जरूर ध्यान है, लिमिटेड नंबर का, एक सर्टेन नंबर तक ही वो एजेंट बन सकता है। ऐसा नहीं कि अगर 50 कंपनी तो 50 का ही वो एजेंट बन पाए। दे आर लाइसेंस्ड फ्रॉम IRDAI एंड देयर जॉब इज टू सॉलिसिट इंश्योरेंस बिजनेस फॉर द कंपनी दे रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस एजेंट है उनको IRDAI से रेगुलेटर से लाइसेंस लेना पड़ता है इंश्योरेंस एजेंट का। और उनका जो मेन जॉब है वो ये है कि जिस कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस के साथ आप सॉलिसिट हो चुके हो उसका इंश्योरेंस आप रिप्रेजेंट करो और कस्टमर को समझाओ, उसको सेल करो। ठीक है, देन आता है इंश्योरेंस ब्रोकर। ये ब्रोकर रिप्रेजेंट द कस्टमर नोट द इंश्योरेंस कंपनी। और जो ब्रोकर है वो कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी को। दे कैन डील विद मल्टीपल इंश्योरेंस एंड देयर प्राइमरी जॉब टू एडवाइज द कस्टमर ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट एंड द कंपनी टू चूज फ्रॉम। दे आर ऑल्सो लाइसेंस फ्रॉम IRDAI। तो इंश्योरेंस ब्रोकर जो है उसको भी IRDAI से लाइसेंस लेना होता है, लेकिन ये कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कस्टमर को एडवाइस करता है कि आपको कौन सी कंपनी का कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ठीक है, और ये मल्टीपल कंपनी के साथ एक समय में काम कर सकता है। ये फर्क है इंश्योरेंस एजेंट के अंदर, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज के साथ ही काम करता है, लेकिन इंश्योरेंस ब्रोकर जो है वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर से कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको सुटेबल प्रोडक्ट को एडवाइस कर सकते हैं। तो ये फर्क है इंश्योरेंस ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट, इन दोनों को कलेक्टिवली इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनीज जैसे मानो कि एक कंपनी है टाटा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और टाटा जनरल इंश्योरेंस ने एक बहुत महंगी कार मान लो रॉयल्स रॉयस का इंश्योरेंस किया। ठीक है,
अब मानो रॉयल इंश्योरेंस की कीमत थी 10 करोड़, 10 करोड़ की कार का इंश्योरेंस किया। अब ये अगर रॉयल इंश्योरेंस चोरी हो जाती है, तब ये टाटा जनरल इंश्योरेंस को इस रॉयल इंश्योरेंस के ओनर को 10 करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब टाटा ने ये सोचा कि अगर यार रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसी कारें लिमिटेड नंबर में होती हैं और चोरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब क्यों ना मैं ये रॉयल इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस ले लूं किसी और कंपनी से। मानो ये री इंश्योरेंस के लिए किसी दूसरी कंपनी के पास गया, जनरल इंश्योरेंस के पास चला गया, ठीक है। तो अब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस तो इसके पास चला गया। अब जनरल इंश्योरेंस री इंश्योरेंस ने इसको री इंश्योर कर दिया, मतलब अब कुछ रिस्क जो है वो जनरल इंश्योरेंस के पास भी आ गया। अब इसके बदले में ये प्रीमियम लेगा थोड़ा सा टाटा से, क्योंकि टाटा ने प्रीमियम किसी लिया था रोल्स रॉयस के ओनर से। तो टाटा अपना प्रीमियम भी शेयर कर देगा और साथ में जो इंश्योरेंस का रिस्क है वो भी शेयर कर देगा। तो कहने का मतलब है कि इंश्योरेंस जो करता है उसी को बोला जाता है री इंश्योरेंस, ठीक है। An insurance company transfer a portion of its risk to another company is called reinsurance, ठीक है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी अगर अब रिस्क जो है वो ट्रांसफर कर देती है तो उसी को बोला जाता है री इंश्योरेंस। दिस अलाउ द ओरिजिनल इंश्योरेंस टू टेक ऑन लार्जर रिस्क लाइक इंश्योरेंस ऑफ मैसिव फैक्ट्री और एयरप्लेन विदाउट वरिंग अबाउट ए सिंगल लार्ज क्लेम बैंकरप्टिंग देम। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर कोई इंश्योरेंस कर रहा है, जैसे अपने इस एग्जाम्पल में टाटा जो था, वो किसी भी बड़े एसेट का इंश्योरेंस करने से पहले डरेगा नहीं। मतलब अगर कोई बड़ी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कर रहा है या कोई एरोप्लेन का इंश्योरेंस कर रहा है, तो उसको वो डर नहीं लगेगा कि वो बैंकरप्ट हो सकता है अगर इसको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि वो इस इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस ले लेगा। तो भारत के अंदर एक लौती ही नेशनल री इंश्योरेंस कंपनी है, इंडियन नेशनल इंश्योरेंस, वो है GIC-RE, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस, ठीक है। अंडर दिस लॉ Under the law, every general insurance of India must reinsure a certain mandatory percentage of their business with Indian e-insurance। और जो कि हमारा जनरल इंश्योरेंस का लॉ है वो ये कहता है कि जितने भी भारत के जनरल इंश्योरेंस हो रहे हैं तो उन कंपनी को एक सर्टेन परसेंटेज को ट्रांसफर करना ही होगा, मतलब री इंश्योरेंस करवाना ही होगा। दिस इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी सेशन, और इसी को ही स्टैच्यूटरी सेशन कहा जाता है। द ऑब्लिगेटरी सेशन वॉज 5%। और पहले क्या था कि मतलब कोई 100 रुपए का इंश्योरेंस किया किसी एसेट का तो 5 रुपए जो है वो मैंडेटरली ही आपको ट्रांसफर करने होंगे GIC-RE को। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मतलब री इंश्योरेंस लेना होगा 5%। लेकिन 2024-25 के बाद से इरडई ने इसको रिड्यूस करके बिल्कुल जीरो कर दिया। लेकिन मतलब जो अब है कोई भी ऑब्लिगेटरी कंसेशन नहीं है। अगर कोई कंपनी चाहे तो री इंश्योरेंस ले सकती है और अगर ना चाहे तो ना ले तो भी मतलब इरडई उस पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाता। दिस इज द मेजर पॉलिसी शिफ्ट एम टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी विद देयर री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स। तो मतलब कहने का मतलब है कि अब री इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है कोई भी कंपनी को, लेकिन पहले जो था वो 5% इस पे लिमिट थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड ई इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या होता है और ई इंश्योरेंस अकाउंट किसे कहा जाता है। दिस इज अ मॉडर्न सिस्टम फॉर होल्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इन द डिजिटल फॉर्मेट। तो जो रिपोजिटरी है उस ये एक तरह से मॉडर्न सिस्टम बन चुका है कि अब क्या है कि एक व्यक्ति मान लो उसने 2-3 जनरल इंश्योरेंस ले रखे हैं, ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। अब इन सबकी जो एग्रीमेंट है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको संभाल के रखना एक काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो उसके लिए डिजिटल फॉर्मेट में इसको सेव करके रखना ही उसको इंश्योरेंस रिपोजिटरी बनाएगा। व्हाट इज द इंश्योरेंस रिपोजिटरी? इंश्योरेंस रिपोजिटरी is a company licensed by IRDAI to hold the insurance policy in electronic form on the behalf of insurer। मतलब जो भी इंश्योरर है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उनके बिहाफ पर इंश्योरेंस पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रखना ही इंश्योरेंस रिपोजिटरी एक मतलब इंश्योरेंस रिपोजिटरी कंपनी है जिसका ये काम है कि वो जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की जा रही है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास सेव करके रखना। इट इज लाइक डीमेट अकाउंट ऑफ योर इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे हम डीमेट अकाउंट यूज करते हैं जिसके अंदर हम हमारे इक्विटी मतलब शेयर्स को ट्रेडिंग करते हैं डीमेट अकाउंट में, उसी प्रकार इंश्योरेंस पॉलिसी को सेव करके रखना ही इंश्योरेंस रिपोजिटरी के अकाउंट में रखा जाता है। तो ये एक तरह से डीमेट अकाउंट है, सिमिलर टू हाउ NSDL CDSL होल्ड शेयर। जैसे NSDL है वो डिपोजिटरी है किसकी? शेयर्स की। उसी प्रकार जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी है वो डिपॉजिटरी मतलब वो रिपोजिटरी है किसकी? इंश्योरेंस पॉलिसी की।
ठीक है। अब बात करते हैं ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है? दिस इज योर पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट वेयर ऑल योर इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज कैन बी स्टोर्ड इन वन प्लेस। तो जिस प्रकार हमारा डीमैट अकाउंट हमने बात करी, तो वो हमारे शेयर्स को रखता है। डीमैट अकाउंट के अंदर हमारे शेयर्स रखे जाते हैं, उसी प्रकार ई इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव किए जाते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं? एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के इसमें रखने का कोई भी पैसा चार्ज नहीं किएगा। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर ओपन एन ईआईए। ईआईए का मतलब ई इंश्योरेंस अकाउंट, ये आपको याद रखना है, ये टर्म पूछ लेते हैं। ईआईए क्या है? ई इंश्योरेंस अकाउंट। तो मतलब आप इंश्योरेंस रिपोजिटरी में जाकर अपना ईआईए खुलवा सकते हो और उसके अंदर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सेव करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बदले में आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और सेफ्टी, नो रिस्क फॉर लूजिंग और डैमेजिंग फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब क्या होता था, पहले इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमने खुलवा ली, तो उसको सालों साल उसके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को संभाल के रखना होता था। ठीक है। लेकिन अब अगर आपने ईआईए खुलवा रखा है तो उसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है। आप, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में वो सेव ही नहीं कर रहा आपका डॉक्यूमेंट, डिजिटल फॉर्म है, तो कभी भी लॉस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। देन कन्वीनियंस, ऑल योर पॉलिसी आर इन वन प्लेस, एक्सेसिबल ऑनलाइन विद ए सिंगल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। और ईआईए आपको कन्वीनियंस भी देता है, क्योंकि आपके सभी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स एक ही प्लेस पे हो जाएंगे और इसका आप ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हो। देन सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस, इफ यू नीड टू अपडेट योर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, यू ओनली नीड टू इन्फॉर्म योर इंश्योरेंस रिपोजिटरी वंस एंड गेट इट अपडेट ऑल योर पॉलिसी इन इन द अकाउंट। अब इसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अब सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस ले सकते हो। जैसे अब मानो आपने टाटा के ऊपर जनरल इंश्योरेंस ले रखा है, एलआईसी से आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, और एक कोई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से आपने आईसीआईसीआई लाइफ जनरल इंश्योरेंस से आपने ले रखा है, मतलब कार लोन, कार इंश्योरेंस। ठीक है। अब इन तीनों की पॉलिसी को आपने ईआईए में रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में रखा गया। अब आपको सिंपल क्या करना है कि अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप इस ईआईए को इन्फॉर्म कर दोगे कि मेरा नया एड्रेस ये है, मेरा नया मोबाइल नंबर ये है। ठीक है। तो ये ईआईए क्या करेगा, इन तीनों से इंटीग्रेट है, तो इन तीनों कंपनीज को इंटीमेट कर देगा कि इस व्यक्ति ने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बदल लिया, इनका अपडेट किया। तो ये जो ईआईए एक तरह से सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस की सुविधा कस्टमर को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत कन्वीनियंट रहता है कस्टमर के लिए। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के साथ आपको मिल जाएगा क्विक रिवीजन इस चैप्टर के, जो जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को, और उसके साथ आपको मिलेगा एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर, मतलब इसके अंदर 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे और साथ में आंसर शीट आपको मिल जाएगी नीचे। तो ये आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से तो यही, तो मतलब यही इस प्रकार के क्वेश्चन ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ द लेटेस्ट रिफॉर्म ऑफ 2021, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ एफडीआई इन द इंश्योरेंस कंपनी? तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 74%। ठीक है। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।